मॉर्निंग गाइज। आज हम देखेंगे बोल्ट स्ट्रेंथ के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चंस करने के साथ साथ में अपन अपने जो फंडामेंटल्स है वो भी क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि सीरियस स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट क्या होता है और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट क्या होता है, और बोल्ट की जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है इन दोनों में से वही गवर्न करती है स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट को, ठीक है, कि बोल्ट कितना स्ट्रेंथ ले सकता है। इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था कल कि लेट्स से अगर शेयर स्ट्रेंथ है 50 और बियरिंग स्ट्रेंथ है 49, तो गवर्न कौन सा करेगा? बियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। और उसका जो वैल्यू आएगा वही आपका स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट रहेगा। और अगर अपने पास में शेयर स्ट्रेंथ का वैल्यू 50 है और बियरिंग स्ट्रेंथ आ जाता है 51, तो यू कैन से कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट है वो 50 रहेगा, मतलब जो शेयर स्ट्रेंथ है वो गवर्न करेगा आपकी कैपेसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट की, ठीक है। तो यहाँ अपन को कैलकुलेट द बोल्ट स्ट्रेंथ, बोल्ट का स्ट्रेंथ पता करना, मतलब अपन को शेयर कैपेसिटी और बेयरिंग कैपेसिटी दोनों पता करनी पड़ेगी। उसमें से जो मिनिमम रहेगा वो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट हो जाएगा। फॉर अ गिवन अरेंजमेंट M20 बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 आर used to make the connections, E will be equals to 33 mm and P will be equals to 50 mm, ठीक है। अब देखिए इसमें गिवन डाटा क्या क्या अपने पास में। सबसे पहले जो बोल्ट दे रखा है उसकी साइज है 20 mm डाया की। ये कैसे पता चला? मैंने आपको बताया था कि M20 का मतलब रहता है M मतलब mm और 20 मतलब डायमीटर सैंक का, मतलब जिसको नॉमिनल डाया अपन बोलेंगे, यस और नो। उसके बाद में आता है स्ट्रेंथ की, यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ का सॉरी। तो 4.6, तो 4 मतलब 400 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, यू कैन से 400 मेगा पास्कल विल बी इक्वल्स टू अल्टीमेट कैपेसिटी, ठीक है। और 0.6 से जब 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में आएगा 240 मेगा पास्कल, विच विल बी इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ठीक है। ई का और पी का वैल्यू अपन को दे रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं इसको। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया अभी, गिवन डाटा क्या क्या, डायमीटर ऑफ द बोल्ट जो सैंक का डायमीटर होगा वो आ जाएगा 20 mm। अगर मान लीजिए मैं पूछूँ कि होल का डायमीटर क्या रहेगा, तो मैंने आपको बताया था कि 12 से लेके अगर 14 के बीच में सैंक का डायमीटर होता है तो डी नोट विल बी इक्वल्स टू D+1, ठीक है। अगर 14 से लेके मतलब 16 से लेके आपके पास में 20 तक रहता है कोई भी डाटा, सॉरी 24 तक या क्यों कैन से 22 तक, तो ये रह जाएगा आपके पास में D0+2, डी नोट बराबर DO बराबर हो जाएगा D+2। और अगर ग्रेटर देन 24 रहता है, ग्रेटर देन 24 रहता है तो हो जाएगा +3, यस और नो। चलिए तो डी नोट बराबर हो जाएगा 20+2 यानी 22 mm। E विल बी इक्वल टू 33 mm, E will be equals to 33 mm और P will be equals to 50 mm, yes or no। FUB अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विल बी इक्वल्स टू 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो मैंने आपको बताया 4.6 दे रखा था अपन को डाटा 4.6 है, तो 4 मतलब 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या वो कैन से मेगा पास्कल विल बी इक्वल्स टू अल्टीमेट, ठीक है, फॉर बोल्ट। और 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेंथ फॉर द बोल्ट, ठीक है कि नहीं। चलिए अब अपन को शेयर कैपेसिटी निकालनी है। तो शेयर कैपेसिटी के लिए मैं अपन ने जस्ट डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था आपको एज आई टोल्ड यू अर्लियर के एरिया नेट अपन यूज़ करेंगे सेफर साइड रहने के लिए, ठीक है। उसमें प्लेन्स कितने भी हो सकते हैं, सैंक का भी हो सकता है, अपन को नहीं पता, लेकिन अगर अपन जब एरिया नेट यूज़ कर लेंगे ना तो अपन सेफर साइड में चले जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास जब नेट एरिया की बात करते हैं तो नेट एरिया विल बी इक्वल्स टू 0.78 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सैंक, और सैंक के लिए एरिया हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर, डी का वैल्यू हो जाएगा 20, तो एरिया नेट आ जाएगा 0.75 π/4 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू अब अगर अपने पास में शेयर कैपेसिटी आती है तो उसमें फॉर्मूला लगाते हैं FUB अपॉन ऑब्लिक में √3 इंटू 1.25,
ठीक है। तो 400 ऑब्लिक में √3 इंटू 1.25, जिसका वैल्यू निकल के आएगा अपने पास में 45.272 किलो न्यूटन, 45.272 किलो न्यूटन। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गया। अब अपन निकालते हैं बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए अपने पास जो फॉर्मूला था वो था वो था 2.5 kb d इंटू टी मिनिमम एफ यू पी, प्लेट का बेयरिंग कैपेसिटी अल्टीमेट कैपेसिटी अपॉन 1.25। तो प्लेट की बात करें अपन तो प्लेट की जो कैपेसिटी आएगी वो आएगी 410। ये आपको पता होना चाहिए भाई, जब आपको कुछ नहीं डाटा दे रखा तो आप उसको 410 माइल्ड स्टील के लिए बात कर सकते हो, पहली बात आ गई। दूसरी, टी मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट अपन को दे नहीं रखा है। ठीक है, या दे रखा होगा, अपन ने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। ऊपर वापस चलते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें नहीं दे रखा अपने पास में, ठीक है, पर ये जो डायग्राम बना रखा है उसमें दे रखा है, एक तो दे दी 12 mm की प्लेट है और एक 10 mm की प्लेट। तो जब बेयरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अपन मिनिमम थिकनेस को काउंट करते हैं। ठीक है, जब मिनिमम वाला बियर कर जाएगा तो मैक्सिमम वाला या उससे ज़्यादा वाला तो ऑटोमेटिकली उसको बियर कर जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली वो डिज़ाइन ठीक है। ठीक है क्या, चलिए आगे चलते हैं अपन। ठीक है, तो टी मिनिमम का अपन को यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब अपने पास में क्या आ गया, टी मिनिमम का वाला आ गया अपने पास में 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसने 10 ले रखा होगा। ठीक है, डायमीटर ऑफ द बोल्ट आएगा 20, ये ठीक है 20 आ गया। एफ यू पी पहले प्लेट में थे 410, तो 410 आ गया 1.25, 2.5 ऐसे कैसे। अब बात आती है के बी, के बी कितना लें। तो के बी के लिए मैंने बताया था मिनिमम ऑफ 4 थिंग्स आपको लेना है। मिनिमम 4 थिंग्स कौन कौन सी थी अपने पास में, ई अपॉन 3d0 एज आई टोल्ड यू। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपीट नहीं करना, ई अपॉन 3d0, पी अपॉन 3d0 माइनस 0.25, उसके बाद में एफ यू बी अपॉन एफ यू पी, बेयरिंग कैपेसिटी अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ बोल्ट अपॉन अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ प्लेट 400 अपॉन 410 और 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1। ठीक है, और मिनिमम इन तीनों में से अगर ये तीनों का वैल्यू एक से ज़्यादा आता है तो अपन एक यूज करेंगे। इस केस की बात करते हैं तो ई विल बी दे रखा है 33 इंटू ऑब्लिक में 3 इंटू 22 विल इज इक्वल टू 0.5। पी अपॉन 3d0 माइनस 0.25 करेंगे तो आएगा 0.50। 400 अपॉन 410 का वैल्यू आएगा 0.97। तो आपके पास में मिनिमम वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 0.5, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो फॉर्मूला आ गया था ये वाला, इसमें अपने पास में सारी वैल्यूज आ गई। के बी मतलब 0.5, डी 20, टी मिनिमम 10, एफ यू पी मतलब 410। ठीक है, तो जो बेयरिंग स्ट्रेंथ निकल के आई वो आई अपने पास में 82 किलो न्यूटन। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कौन गवर्न करेगा, शेयर स्ट्रेंथ, और शेयर स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना था आपके पास में 45.272 किलो न्यूटन। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट ऐसे आप निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल मेथड है, बिल्कुल फॉर्मूला यूज करना, आपको थोड़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, डाटा गिवन नहीं हो तो आप अज्यूम भी कर सकते हो स्टैंडर्ड डाटा से, जैसे अपन ने किया अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लेट। ठीक है, अब एक नोट करके मैं आपको एक चीज़ लिखवाना चाहता हूँ कि यदि एक ही शेयरिंग प्लेन हो, अगर एक ही शेयरिंग प्लेन हो तो जो शेयर स्ट्रेंथ होती है ना वो आपके बोल्ट सॉरी जो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट होती है वो शेयरिंग स्ट्रेंथ ही गवर्न करती है। ठीक है, अब ये तो क्या आपके पास में स्ट्रेंथ की बात आती है। मैंने आपको बताया था कि बोल्ट में दो प्रकार के जॉइंट अपन प्रोवाइड कर सकते हैं या देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें लिख रखा है वो मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है लैप जॉइंट और एक होता है बट जॉइंट। एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर लेक्चर से कि जो लैप जॉइंट होता है उसमें सम पार्ट ऑफ द इसेंट्रिसिटी पाई जाती है, उसको
एलिमिनेट करने के लिए या कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, वहाँ पे 2 और 3 रोज ऑफ द बोल्ट कनेक्शन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो लैप जॉइंट में क्या होता है, इन लैप जॉइंट देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ इसेंट्रिसिटी इन अ कनेक्शन, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी नंबर ऑफ बोल्ट शुड बी इंक्रीज। मतलब इसेंट्रिसिटी को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे नंबर ऑफ द बोल्ट्स इंक्रीज कर देने हैं, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी आती क्यों है, इसेंट्रिसिटी आती है जब वो एक्शन ऑफ द फोर्स होता है दो प्लेट्स पे, वो एक ही प्लेन में ना रख के अलग अलग प्लेन में रखता है। जैसे कि आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है उसमें आप देखिए, एक जो फोर्स लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, जबकि जो दूसरा फोर्स लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो ये क्या करेगा, एक मोमेंट क्रिएट करेगा, ये क्या करेगा, एक मोमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये इसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई यहाँ पे, इसी को दूर करने के लिए अपन नंबर ऑफ द बोल्ट्स को इंक्रीज कर देते हैं। अब जैसे नंबर ऑफ द बोल्ट्स देखिए, जैसे नंबर ऑफ द बोल्ट्स आपने यहाँ पे इंक्रीज कर दिए, तो जो इसेंट्रिसिटी का कारण था या इसेंट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रहा था उसके कारण जो मोमेंट जनरेट होता है वो इतना नहीं होगा, कम हो जाएगा। फुली एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ तो रहेगा, लेकिन वो जो रहेगा वो ना के बराबर रहेगा। दूसरे प्रकार का जो जॉइंट मैंने बताया था वो आपको बताया था मैंने बट जॉइंट। अब बट जॉइंट क्या होता है, लैप जॉइंट का थोड़ा सा एडवांस रूप मान लो। इसमें क्या होता है, इसेंट्रिसिटी फुली एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन, इक्वल थिकनेस की कवर प्लेट्स प्रोवाइड करवाते हैं। अगर इक्वल थिकनेस की कवर प्लेट नहीं प्रोवाइड करवाएंगे तो उसका भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। उससे क्या होता है, इसेंट्रिसिटी या कि उसको तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। तो बट जॉइंट होता कैसा है उसको देखेंगे, चलिए। ये आपके पास में इस प्रकार का बट जॉइंट होता है, ठीक है। तो बट जॉइंट में क्या होता है, देखो दो तो मेन प्लेट हो गए आपके पास में, और ये जो फोर्स लग रहा है ये एक ही प्लेन पे लग रहा है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी तो खत्म। दूसरी बात आती है, इसमें दो कवर प्लेट होती है, एक ये और एक ये, दो कवर प्लेट्स होती है। इसकी थिकनेस अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन अपन क्या करते हैं, देखिए अपन कब क्या करते हैं कि जब अलग अलग कवर प्लेट प्रोवाइड करवाएंगे तो उसका इतना यूज नहीं रहेगा, उसमें कुछ ड्रॉबैक ही आता है। तो इसीलिए अपन आमतौर पे क्या करते हैं, सेम थिकनेस की कवर प्लेट्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब साहब हमने जो लैब जॉइंट था उसके लिए तो अपन ने बोल्ट कनेक्शन डिजाइन कर लिया। एक बार लैब जॉइंट के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, डिजाइन करते हैं कि उसमें क्या क्या करेक्शंस आएंगे या क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें आएगी, ठीक है। तो जब अपन बट जॉइंट की बात करते हैं, सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, ठीक है। जब बट जॉइंट की बात करते हैं तो देखिए T1 जो मेन प्लेट है उसकी सबसे ज्यादा, फिर T2, फिर T3, ठीक है। तो अब जब बात आती है शेयरिंग स्ट्रेंथ की, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ वही रहेगा, एरिया नेट इंटू FUB बाई √3 इंटू 1.25। लेकिन इसमें जो एरिया नेट है, देखिए शेयर प्लेन कितने हैं, यहाँ पे दो प्लेन आते हैं, एक नंबर ये और दो नंबर ये, ठीक है। तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो से। जबकि बात आती है बेरिंग स्ट्रेंथ की, तो बेरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था आपके पास में 2.5 kb डी टी मिनिमम इंटू FUB अपॉन 1.25। अब जब वहाँ पे लैब जोन में टी मिनिमम था तो वहाँ पे दो ही प्लेट थी, लेकिन अपने पास में यहाँ पे तीन प्लेट्स हो गई, T1 की, T2 की और T3 की। इन केस अगर मान लीजिए अनइक्वल आपको थिकनेस दे रखी है प्लेट्स की, कवर प्लेट्स की, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, अभी इसमें कौन सा लेना पड़ेगा, इसमें से भी जो तीनों का कम से कम होगा ना, जो मिनिमम ऑफ द थ्री, वही अपन इसमें यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपन T1 ले लेंगे, सब कवर प्लेट का कोई यूज नहीं हो रहा, क्योंकि जो बेयरिंग स्ट्रेंथ है वो प्लेट की स्ट्रेंथ गवर्न करती है। देखिए FUP लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लेट का स्ट्रेंथ गवर्न करेगा। तो जो थिकनेस आएगा वो भी प्लेट का ही आएगा। कौन सी प्लेट का, इन तीनों में से जिसका मिनिमम रहेगा वो, इन तीनों में से जिसका मिनिमम रहेगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बट जॉइंट के केस में स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं इसमें। अब देखिए कुछ नोट्स लिख रखे हैं मैंने, तो वो अब मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें रिजल्ट्स क्या क्या है
क्रिटिकल सेक्शन फॉर मेन प्लेट विल बी आउटर मोस्ट सेक्शन। जो बट जॉइंट होता है उसमें जो क्रिटिकल सेक्शन होता है प्लेट के केस में वो आउटर सेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आउटर का मतलब हो गया नियरर द फोर्स, जहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके नियरेस्ट। क्यों? क्योंकि सारा का सारा फोर्स वहीं पे वर्क करेगा। जबकि जो कवर प्लेट का जो सेक्शन होता है वो आपकी होगा अवे फ्रॉम द सेक्शन, या कह सकते हो इनर मोस्ट सेक्शन, अवे फ्रॉम द फोर्स, या कह सकते हो इनर सेक्शन। क्योंकि जो फोर्स वर्क करेगा पूरा का पूरा वो वहीं पे आके वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए क्रिटिकल सेक्शन होगा क्या, क्रिटिकल सेक्शन वो मानेंगे अपन जहां पे 100% फोर्स इंटेंसिटी वर्क कर रही है और ससेप्टेबल टू फेलियर है वो सेक्शन। ठीक है, अब 100% कैसे, इनर और आउटर का ये थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से मैं बता रखा है इसमें। देखिए ये डायग्राम दे रखा है। अब मैंने आपको बताया था कि जो बोल्ट होता है वो 50% इसको यूज इक्वली डिवाइड करते हैं। अब अगर हम मान के चले सामने से देखें 100% जो फोर्स आ रहा है उसमें दो बोल्ट लगे हुए हैं, एक और दो, तो 50 तो ये करेगा 50 ये करेगा, ये सुनो। तो सारा का सारा जो फोर्स एक बार हो रहा है वो इस सेक्शन के अंदर अंदर आ रहा है मेन प्लेट के लिए, तो आउटर मोस्ट सेक्शन हो गया क्रिटिकल। जब प्लेट की बात करें तो देखिए 50 इसमें गया और 50 इसमें, 50 में से भी आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब 25 इधर और 25 नीचे। इसी प्रकार जब यहाँ पे 25 गया बाकी 50 गया, उसमें से 25 ऊपर और 25 नीचे। यहाँ का 25 जब यहाँ पे आएगा तो टोटल हो जाएगा 50, और ऊपर हो जाएगा 50 और नीचे हो जाएगा 50। तो प्लेट की अगर मैं बात करूँ तो ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन कौन सा हो गया, ये इनर वाला। ये सुनो कौन सा हो गया, ये इनर वाला। तो यू कैन से कि कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन होता है वो इनर साइड में होता है, और प्लेट की बात करेंगे अपन तो आउटर सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन होता है। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही है।